आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। जैसा कि हमने कल पूर्व में चर्चा की कोशिका झिल्ली की संरचना, उसके विभिन्न मॉडल और उसकी भूमिका के संबंध में, आज हम चर्चा करेंगे पादप जल संबंध। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल जीवन के लिए परमावश्यक होता है और एक पादप के संदर्भ में उसकी जो सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो, श्वसन हो, वृद्धि हो, अंकुरण हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए जल एक माध्यम का कार्य करता है। और विशेष करके जब आप प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में पादप जो है वो शर्करा का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जल का एक व्यापक महत्व है पादप के संदर्भ में। तो जल जो है पादप में जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, जो जाइलम से होते हुए पादप के विभिन्न भागों को वितरित होता है। और अतिरिक्त जल की जो मात्रा है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा निष्कासित कर दी जाती है। एक बिंदु स्त्रवण की घटना भी होती है, ब्लीडिंग भी होती है, रस स्त्रवण जिसको कहते हैं, हम उनके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। तो कुल मिला के पादप जल संबंध में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पादप में जल के अवशोषण से लेकर उसके निष्कासन से संबंधित समस्त जो घटनाक्रम है और इसमें जितने भी भौतिक बल या जितनी भी भौतिक प्रक्रियाएं काम करती हैं उन सब का अध्ययन हम पादप जल संबंध में करते हैं। और विशेष करके इस संदर्भ में दो भौतिक प्रक्रियाएं जिसको हम विसरण और परासरण कहते हैं, इस इकाई में हम उन दो प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विसरण। तो विसरण क्या है? अगर इसको सरल रूप में परिभाषित करें कि अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, जीके में पढ़ा होगा कि एक इत्र की शीशी के ढक्कन को खोल दें तो पूरे कमरे में उसकी महक आ जाती है। कारण कि शीशी में बंद जो इत्र है वहाँ पर जो अणु है उनकी सांद्रता अधिक है, वो पास पास में है, और बाहर जो हवा में कण है वो माध्यम अपेक्षाकृत विरल है। तो जैसे ही आप ढक्कन को खोलेंगे अणुओं की प्रवृत्ति होती है अधिक सांद्रता से अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाना। तो यही विसरण कहलाता है। ये विसरण मूल रूप से क्यों होता है? इसका सीधा सा संबंध अणुओं की गतिज ऊर्जा से होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या विलयन के गुणधर्मों में भी पढ़ा होगा द्रवों के संबंध में कि अणुओं में गति करने की प्रवृत्ति होती है, उनमें आपस में टकराहट होती है, उनमें ऊष्मा और गतिज ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो इसी घटना का संबंध विसरण की प्रक्रिया से है। तो पादपों में जल के अणु जो हैं, विशेष करके आगे हम पढ़ेंगे विसरण का महत्व, जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उनका आदान प्रदान या गैसीय विनिमय विसरण के द्वारा ही होता है, जहाँ पर गैसें जो हैं अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करती है। जो विसरण की दर है गैसों में सर्वाधिक होती है, द्रवों में कम होती है और ठोसों में सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पर उनका घनत्व बहुत अधिक होता है। विसरण का अध्ययन जो है फ्रिक नाम के वनस्पति विज्ञ ने किया, जिन्होंने इसके गणितीय नियम का प्रतिपादन किया और विसरण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ पहलुओं को उजागर किया कि विसरण किस बात पर निर्भर करता है। पहला कारक है सांद्रता प्रवणता। सांद्रता प्रवणता यानी दो स्थानों की सांद्रताओं में अंतर होना, दो कोशिकाओं की सांद्रता में, दो माध्यमों की सांद्रताओं में अंतर होना। तो उनकी सांद्रता में अंतर जितना अधिक होगा सांद्रता प्रवणता उतनी ही अधिक होगी। सांद्रता प्रवणता जितनी अधिक होगी विसरण उतना ही अधिक होगा। दूसरा, विसरण पथ का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई, यानी जो दो माध्यम हैं आपस में संपर्क में हैं उनका क्षेत्रफल कितना है, उनके मध्य दूरी कितनी है, ये भी एक कारक है विसरण के दर का। जैसे आप इत्र को खोलेंगे कमरे में, लेकिन उसके गंध के फैलने की एक निश्चित सीमा होगी, उसके पश्चात विसरण रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल भी
मायने रखता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े हॉल में आप इत्र की शीशी खोलें और एक छोटे कमरे में खोलें, तो स्वाभाविक है आपको बड़े क्षेत्रफल वाले एरिए में शायद आपको गंध कम महसूस होगी। तो विसरण की प्रक्रिया में विसरित होने वाले अणु जिस माध्यम से विसरित होते हैं उस पर एक दबाव उत्पन्न करते हैं और उसी को कहते हैं विसरण दाब। यहाँ पर अगर हम जल के बारे में बात करें तो शुद्ध जल का विसरण दाब हमेशा विलयन से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल की सांद्रता सर्वाधिक होती है। इसको आप थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, नमक का घोल विलयन कहलाता है। नमक उसमें विलेय की भूमिका में है और जल विलायक की भूमिका में है। विलायक में विलेय मिलाते हैं तो विलयन बनता है। तो जल, शुद्ध जल एक विलायक है, उसका जो विसरण दाब अधिक होता है। कारण क्या है? उसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है, अभी उसका विसरण दाब सर्वाधिक है। लेकिन जैसे ही उसमें आप कोई अशुद्धि या विलेय मिलाते हैं, वहाँ अणुओं का घनत्व बढ़ जाता है और उनमें आपस में टकराहट बढ़ जाती है और कुल मिला के विसरण दाब जो है वो न्यून हो जाता है। तो विलयन बनने पर जल का विसरण दाब न्यून हो जाता है। इस स्लाइड में चर्चा की गई है कि विसरण का क्या महत्व है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा की, जो गैसीय विनिमय है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, वो विसरण के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी एक तरह की विसरण की प्रक्रिया है और पादपों में कुछ खनिजों और आयनों का प्रवेश भी विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। कुछ पादप हार्मोन ऐसे होते हैं, जैसे गैसीय हार्मोन है एथिलीन, आप चर्चा करते हैं, तो एथिलीन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। और कुछ जो अणु हैं उनका कोशिका के आर पार परिवहन विसरण के द्वारा होता है। कुछ विशेष केस हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो ये सब हमने जाना विसरण के बारे में। आगे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस, परासरण, जो विसरण का ही एक रूप है विसरण, लेकिन इसमें कुछ आवश्यक शर्तें हो जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि विसरण क्या है। तो परासरण। तो परासरण को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे, हम पहले उनकी चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता। पारगम्यता के आधार पर, यानी किसी कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का, अणुओं का परिवहन हो सकता है या नहीं, उस आधार पर ये 3 प्रकार की होती है झिल्लियों की पारगम्यता। या तो वो पारगम्य होती है, यानी उसके आर पार अणुओं का परिवहन हो सकता है, या वो अपारगम्य होती है, जिसके आर पार किसी भी अणु का परिवहन नहीं हो सकता, या वे अर्धपारगम्य होती है, जिसमें आर पार केवल विलायक के अणुओं का विसरण संभव होता है, विलेय का नहीं। और एक विशेष कैटेगरी है चयनात्मक पारगम्य, जिसमें विलायक के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के विलेय अणुओं का परिवहन भी संभव होता है। तो ये 4 कैटेगरी है झिल्लियों की पारगम्यता की। अब हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि परासरण की जो परिभाषा है उसमें 2 शर्तें आवश्यक हैं कि जो झिल्लियाँ हैं जिसके आर पार परासरण हो रहा है उनका चयनात्मक या अर्धपारगम्य होना आवश्यक होता है। तो पहले हमने इस शब्द को समझ लिया। अब परासरण की परिभाषा देखते हैं। परासरण एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक 2 विलयनों में विलायक के अणुओं का विसरण अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ध्यान देना, विलायक के अणुओं का विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इसको आप इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि मान लो 2 विलयन है, एक की सांद्रता कम है और एक की सांद्रता अधिक है। मान लो 100 ml पानी है, उसमें एक में 40 ग्राम नमक है और 100 ml पानी उसमें 60 ग्राम नमक है। तो ए की सांद्रता कम है, बी की सांद्रता अधिक है। अब जिसमें नमक कम है और पानी ज़्यादा है तो हम कहेंगे विलायक की सांद्रता वहाँ अधिक है, और जिसमें नमक ज़्यादा है और पानी कम है हम कहेंगे विलायक की सांद्रता उसमें कम है। तो जल के अणु कहाँ से, अगर शुद्ध जल है तो शुद्ध जल से विलयन की ओर, अशुद्धि युक्त जल की ओर, या
दूसरे शब्दों में कहें कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। तो ये है विसरण की परिभाषा। अब विसरण के लिए है कि झिल्ली के आर पार, जिस झिल्ली के आर पार विसरण हो रहा है, उनके दोनों ओर जो विलायक या विलयन है उनके रासायनिक विभव में अंतर होना चाहिए। तो पहले हमें रासायनिक विभव समझना होगा कि जल का रासायनिक विभव क्या होता है। देखिए, जल के अणुओं में मुक्त ऊर्जा होती है जिसके कारण उनमें गति करने की प्रवृत्ति होती है। अगर शुद्ध जल है तो उसके अणुओं की अपनी मुक्त ऊर्जा है जिसके कारण वो गति करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें कोई विलेय मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, उनकी मुक्त ऊर्जा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरे अणु अब आ गए हैं और अणुओं के मुक्त रूप से गति करने की प्रवृत्ति है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो किसी विलायक में विलेय के अणुओं को मिलाया जाए तो उसकी मुक्त ऊर्जा, जिसको रासायनिक विभव से प्रदर्शित करते हैं, वो कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी विलायक का रासायनिक विभव हमेशा विलयन से अधिक होगा। यानी विलयन में आपने विलेय मिलाया, अशुद्धि मिलाई, तो उसका रासायनिक विभव जो है वो कम हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे परासरण क्या होता है। परासरण की जो खोज है वो नॉलेट ने की और ट्रॉबे और ड्यूट्रॉथ ने उसकी विस्तृत व्याख्या की। यहाँ पर नीचे एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें परासरण मापी या ऑस्मोमीटर को प्रदर्शित किया गया है। इस परासरण मापी में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये एक कीप है, थिसिल कीप, जिसको एक बीकर में रखा हुआ है। बीकर में जो जल है वो कैसा है? प्योर वाटर। और जो थिसिल कीप है उसमें हमने कोई भी रख दिया है विलयन। तो परासरण की प्रवृत्ति हमें पता है कि परासरण की प्रवृत्ति ये होती है कि जल के अणु विलायक से विलयन की ओर गति करते हैं। तो ये जो है, यहाँ पर हमने एक पार्चमेंट झिल्ली लगा दी है, अर्धपारगम्य झिल्ली की भूमिका में होती है। तो अणु अंदर की ओर विलायक से विलयन की ओर प्रवेश करते हैं जिससे इस कीप में जल का स्तर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया द्वारा हमने जो है वो परासरण की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया है। और जिस उपकरण द्वारा हम ये प्रदर्शन करते हैं परासरण की प्रक्रिया का, उसको हम परासरण मापी कहते हैं। इसी प्रयोग द्वारा हम परासरण दाब की भी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, परासरण दाब, मान लो इस परासरण मापी में जो जल का स्तर है परासरण के कारण इतना बढ़ गया है, यहाँ पर ये H है, वो जल का स्तर बढ़ा हुआ दर्शा जा रहा है। देखिए, ये था विलायक, ये था विलयन, जल के अणु अंदर गए और इसका स्तर इतना बढ़ गया H। तो परासरण के कारण जो जल का स्तर बढ़ता है उसको अगर हम पिस्टन से दबाकर वापस नीचे लाएं तो इस पिस्टन द्वारा जो हम हाइड्रोलिक प्रेशर लगाते हैं, जो दाब लगाते हैं, वही दाब परासरण दाब कहलाता है, जिसको पास्कल में नापते हैं, ATM में भी नापते हैं। तो कुल मिला के परासरण की प्रक्रिया को अवरुद्ध करने के लिए या उसके द्वारा जो जल का प्रवेश हो रहा है उसको रोकने के लिए हम जितनी मात्रा का दाब लगाते हैं वो कहलाता है परासरण दाब। तो ये सब हमने पढ़ा विसरण और परासरण के बारे में। अब आगे हम इन प्रक्रियाओं का महत्व क्या है पादप के संदर्भ में उसकी भी चर्चा करेंगे। परासरण का महत्व जो है आप देख सकते हैं, पादप कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखना। स्फीति यानी कोशिकाएं फूली हुई अवस्था में होती हैं तो ही वो अपने सारे कार्यों को संपादित कर पाती हैं। अगर वो मुरझा गई या पिचक जाती हैं तो वो अपनी प्रक्रिया संपादित नहीं कर पाती। इसी तरह से पादप कोशिकाओं के मध्य जल का संचलन इस विधि द्वारा होता है। जल के अवशोषण में ये प्रक्रिया सहायक होती है, रंध्रों के खुलने और बंद होने में ये सहायक होती है, और कुछ ऐसे अजैविक प्रतिबल हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ
उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये प्रक्रिया एक अनुकूलन प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की विसरण और परासरण। अगले टॉपिक में हम पादप जल संबंध के अन्य पक्षों पर चर्चा करेंगे।